दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मूल अधिकार हम लोग पढ़ रहे थे भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत, और इसमें हम लोगों ने अनुच्छेद 12 तक जो है पढ़ लिया था। अब आज हम लोग चलने वाले हैं और पढ़ेंगे अनुच्छेद 13 के बारे में, ठीक है, जो कि है मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां। ठीक है, तो इस अनुच्छेद के अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं कि 4 खंड हैं, 13(1), 13(2), 13(3) और 13(4). इस अनुच्छेद की सर्वप्रमुख विशेषता है कि यह न्यायपालिका को न्यायिक पुनर्विलोकन यानी कि जुडिशियल रिव्यू की शक्ति प्रदान करती है। अनुच्छेद 13 के खंड देख लेते हैं हम लोग। तो संविधान के 13(1) कहता है कि संविधान के लागू होने के ठीक पहले भारत में प्रचलित सभी विधियां उस मात्रा तक शून्य होंगी जिस तक वे भाग 3 के उपबंधों से असंगत हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं 13(2) के बारे में। तो यह कहता है कि यह संविधान के पश्चात की विधियों से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि यदि राज्य कोई ऐसी विधि बनाता है जो भाग 3 में वर्णित मूल अधिकारों से असंगत है, तो वह विधि उस मात्रा तक शून्य होगी जिस मात्रा तक वह मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं 13(3) के बारे में। तो इसमें प्रयोजन के लिए विधि का अर्थ स्पष्ट किया गया है कि सभी अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियम और अधिसूचना इत्यादि जो होगा वह विधि के अंतर्गत रखा जाएगा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के अनुसार विधि में रूढ़ियाँ, प्रथाएं व कार्यपालिका द्वारा जारी प्रशासनिक आदेश भी शामिल किए गए हैं। व्यक्तिगत विधि जो है वह शामिल इसमें नहीं है। तो यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 13(4) के बारे में। तो 13(4) में दिया गया है कि 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा जो है 13(4) को जोड़ा गया था, यह याद रखिएगा। और इसके तहत जो है अनुच्छेद 13 की कोई बात अनुच्छेद 368 के तहत किए गए संविधान संशोधन पर लागू नहीं होगी। तो यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। इस तरह के पॉइंट जो है यूपीपीएससी में बराबर पूछे गए हैं, जिसके बारे में हम लोग वीडियो के अंत में देखेंगे कि यूपीपीएससी और अन्य जो एमपीपीएससी है या फिर यूकेपीएससी है उसमें कौन कौन से जो है प्रश्न पूछे गए हैं इस प्रकार के संविधान संशोधन और विभिन्न प्रकार के वादों के बारे में जो कि सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए गए थे। अब हम लोग देख लेते हैं अनुच्छेद 13 के बारे में। तो अनुच्छेद 13 व अनुच्छेद 368 के संबंध के बारे में हम लोग देख लेते हैं। अनुच्छेद 13 द्वारा प्रदान की गई शक्ति के आधार पर न्यायालय अनुच्छेद 368 के तहत पारित किए गए संविधान संशोधनों का न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकता है या नहीं, इसी आधार पर मूल अधिकारों की संशोधनीयता संबंधी मामले से संबंधित निम्नलिखित विवाद हैं जो कि प्रमुख हैं। तो ये विवादों के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। पहला है आपका शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघवाद 1951। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि अनुच्छेद 368 के अधीन संसद द्वारा संशोधन अनुच्छेद 13(2) में प्रयुक्त विधि शब्द की परिभाषा में शामिल नहीं है, और सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य 1965 मामले में भी यही निर्णय स्वीकार किया गया। नेक्स्ट है हमारा गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मामला 1967 का। इसमें भी न्यायालय द्वारा अपना मत जो है परिवर्तित करके कहा गया कि अनुच्छेद 13(2) में विधि शब्द में सभी विधियां सम्मिलित हैं और अनुच्छेद 368 भी अपवाद नहीं है। ठीक है, अनुच्छेद 13(4) 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा जोड़ा गया और माना गया कि संसद द्वारा अनुच्छेद 368 के अंतर्गत पारित कोई भी विधि अनुच्छेद 13 में प्रयुक्त विधि शब्द में शामिल नहीं होगी। इसके अलावा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में 24वें संविधान संशोधन को सर्वोच्च न्यायालय ने वैध माना, मतलब कि इसको संविधान सम्मत माना, अर्थात अनुच्छेद 368 के अंतर्गत पारित विधियां अनुच्छेद 13(2) के विधि में शामिल नहीं है। इसी निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान के आधारभूत ढांचे का सिद्धांत घोषित किया गया था। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट मामला है, याद रखिएगा। 42वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 368 में खंड 4 और खंड 5 जोड़ा गया और यह व्यवस्था की गई कि किए गए संशोधन को किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है, न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। ठीक है, तो यह भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 के निर्णय के द्वारा यह निर्धारित किया गया कि संविधान के आधारभूत लक्ष्यों की रक्षा करने का अधिकार न्यायालय को है और न्यायालय इस आधार पर किसी भी संशोधन का पुनर्विलोकन कर सकता है। इसके द्वारा 42वें संविधान संशोधन द्वारा की गई इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, अब कुछ नोट देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट।
संविधान के आधारभूत ढांचे का सिद्धांत से तात्पर्य है कि न्यायपालिका ऐसी किसी भी विधि को असंवैधानिक घोषित कर सकती है जो संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करती हो। ठीक है, अब देख लेते हैं न्यायिक पुनर्विलोकन क्या होता है, जुडिशियल रिव्यू। तो न्यायिक पुनर्विलोकन का संबंध शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत से है, जिसमें शासन के तीनों अंग एक दूसरे से स्वतंत्र रहें किंतु एक दूसरे पर प्रभावी नियंत्रण न हो, जिसमें सर्वोच्च विधि के रूप में लिखित संविधान हो। ठीक है, मतलब कि जो संविधान है उसकी सर्वोच्चता इसमें सिद्ध की गई है। इसमें यदि विधायिका द्वारा पारित कोई कानून संविधान सम्मत नहीं है तो न्यायालय ऐसे कानून को असंवैधानिक घोषित करके उसके प्रवर्तन को रोक सकती है। अनुच्छेद 13, 32 तथा 226 आदि के माध्यम से भारतीय न्यायपालिका यह कार्य करती है। हालांकि यह अमेरिकी संविधान की मूल विशेषता है। ठीक है, तो यह भी याद रखिएगा कि अमेरिकी संविधान की मूल विशेषता है और अनुच्छेद 13, 32 और 226 के माध्यम से न्यायपालिका ऐसा करती है। अनुच्छेद 32 जो है वह आपका सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है और अनुच्छेद 226 जो है वह यहाँ पर हाई कोर्ट से संबंधित है। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, जो कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। अब देख लेते हैं सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विधियों के अर्थ और परिधि को स्पष्ट करने हेतु कुछ सिद्धांत दिए गए हैं, जिसमें पहला है आपका आच्छादन का सिद्धांत यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। इसका संबंध अनुच्छेद 13(1) में कही गई संविधान पूर्व विधियों से है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान पूर्व विधियां मूल अधिकारों से असंगत होने के कारण समाप्त नहीं होती, बल्कि मूल अधिकारों के द्वारा ग्रहण लग जाने से ढक जाती है। अर्थात जिन मामलों में मूल अधिकार नहीं होता या ग्रहण हट जाता है, साथ ही मूल अधिकारों में ऐसा संशोधन हो जो संविधान पूर्व विधि जो मूल अधिकार के प्रावधान के कारण अप्रभावी हो, तो आच्छादन जो है वो हट जाएगा। ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, याद रखिएगा। ठीक है, आच्छादन का सिद्धांत ये है। दूसरा है आपका पृथक नियता का सिद्धांत। यदि किसी अधिनियम का कोई भाग असंवैधानिक है तो अधिनियम के मूल उद्देश्य अर्थात विधानमंडल के आशय को समाप्त किए बिना उस भाग को अलग किया जा सकता है। इस प्रकार केवल मूल अधिकारों से असंगत उसी भाग को शून्य किया जाएगा, न कि पूरे अधिनियम को। ठीक है, कोई भाग अगर असंगत है तो केवल उसको समाप्त किया जाएगा, पूरे अधिनियम को समाप्त नहीं किया जाएगा। उदाहरण के लिए अनुच्छेद 13(2) में उस मात्रा तक वाक्यांश में पृथक करणीयता का सिद्धांत है। नेक्स्ट देख लेते हैं तो अधित्याग का सिद्धांत यानी कि डॉक्ट्राइन ऑफ वेबर। कोई भी व्यक्ति संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों का स्वेच्छा से परित्याग नहीं कर सकता, क्योंकि न्यायालय का मानना है कि भारत की अधिकांश जनता निरक्षर व गरीब है, अतः अपने अधिकारों के प्रति सचेत नहीं है और कुछ लोग इसका दुरुपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो यह है आपका डॉक्ट्राइन ऑफ वेबर, मतलब कि कोई भी इंसान जो है अपनी इच्छा से मूल अधिकारों का त्याग नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अनुच्छेद 13 हम लोगों ने देखा। अब हम लोग चलते हैं समानता के अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 तक जो दिया हुआ है उसकी तरफ। ठीक है, अनुच्छेद 14 जो है, अनुच्छेद 14 के बारे में देख लेते हैं। राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि या के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। यह अनुच्छेद 14 में दिया हुआ है। विधि के समक्ष समता का विचार ब्रिटिश मूल से उद्धृत है, जबकि विधियों के समान संरक्षण को अमेरिकी संविधान से लिया गया है। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, VVI है, याद जरूर रखिएगा। ठीक है, और इन दोनों के बीच में अंतर देख लेते हैं कि विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण में अंतर क्या है। ठीक है, तो विधि के समक्ष समता में हम लोग देखते हैं कि सभी एक समान है। ठीक है, किसी भी व्यक्ति को विशेषाधिकार नहीं है, जबकि विधियों के समान संरक्षण में विधि के माध्यम से दिए गए अधिकारों में समान परिस्थिति में समान व्यवहार किया जाता है। दूसरा पॉइंट देख लेते हैं तो विधि के समक्ष समता में कानून या विधि के समक्ष सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार। ठीक है, इसके अलावा कोई व्यक्ति चाहे अमीर हो या गरीब हो या अधिकारी हो, सामान्य विधि से बढ़कर नहीं है। यह नकारात्मक संदर्भ लिए हुए। ठीक है, तो यह हो गया आपका विधि के समक्ष समता के बारे में। अब देख लेते हैं विधियों के समान संरक्षण के बारे में। तो समान विधि के तहत सभी व्यक्तियों के लिए समान व्यवहार बिना भेदभाव के, इसके अलावा समान के साथ समान व्यवहार, और यह सकारात्मक संदर्भ लिए हुए है। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट तो यही हो गया कि विधि के समक्ष समता जो है वह नकारात्मक है और विधियों के समान संरक्षण जो है वह सकारात्मक है। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है, याद रखिएगा। देख लेते हैं आगे। तो उद्देश्य के आधार पर जो दोनों ही विधि, अवसर और न्याय की समानता की बात करते हैं। जो आपका ये है विधि के समक्ष
समता और विधियों के समान संरक्षण दोनों ही जो है वह विधि, अवसर और न्याय की समानता की बात करते हैं। ब्रिटिश न्यायवादी डायसी ने विधि के समक्ष समता के अधिकार को विधि का शासन के सिद्धांत का मूल तत्व कहा है। ठीक है, तो यह भी इंपॉर्टेंट है, डायसी के बारे में याद रखिएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने भी अनुच्छेद 14 के तहत उल्लिखित विधि के शासन को ही संविधान का मूल तत्व माना है और यहाँ तक कि इसे संशोधन द्वारा भी समाप्त नहीं किया जा सकता है। तो यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यह भी याद रखिएगा। अब देख लेते हैं अनुच्छेद 14 के तहत जो है विधि के समक्ष समता के अपवादों के बारे में देख लेते हैं। तो राष्ट्रपति या राज्यपाल के खिलाफ परमादेश जारी नहीं किया जा सकता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। इसके अलावा राष्ट्रपति व राज्यपाल के पदरत दायित्व के खिलाफ या संबंध में किसी भी न्यायालय में कार्रवाई नहीं की जा सकती है, अनुच्छेद 361 ये कहता है और यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विदेशी राजनयिकों, शासकों, संयुक्त राष्ट्र संघ व उनकी एजेंसियों को भारतीय न्यायालयों की सिविल अथवा आपराधिक अधिकारिता से मुक्ति प्रदान करता है, मतलब उनके बारे में भी जो है भारतीय न्यायालय में केस दर्ज नहीं किया जा सकता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो भारत में सांसदों अनुच्छेद 105 के तहत और विधायकों अनुच्छेद 194 के तहत को भी अनेक विशेषाधिकार प्राप्त हैं। संसद में सांसदों द्वारा कही गई किसी भी बात के लिए उनको न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह नहीं होना पड़ता है। ठीक है, अनुच्छेद 361 क के तहत मीडिया को भी विशेषाधिकार प्राप्त है। तो यह सब जो है वह समानता का जो अधिकार है आपका विधि के समक्ष समता, इसके जो है अपवाद हैं ये सब, तो ये सब थोड़ा बहुत याद रखना जरूरी है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अनुच्छेद 15 की तरफ। तो यह अनुच्छेद धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता है। तो ये सारे शब्द याद रखिएगा, धर्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर और जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता है। ठीक है, क्योंकि अन्य जो स्थान के आधार पर या भाषा के आधार पर जो है वह विभेद किया जा सकता है और यह न्यायोचित होगा। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं अनुच्छेद 15 के बारे में। तो राज्य को आदेश दिया गया है कि केवल धर्म, मूल वंश, लिंग, जाति, जन्म स्थान के आधार पर कोई विभेद किसी के साथ नहीं करेगा। दिए गए प्रतिषेध प्राइवेट कंपनी पर लागू नहीं है और यहाँ केवल शब्द विभेद को उपयुक्त आधारों तक सीमित करता है, मतलब कि जो आपका केवल शब्द यहाँ पर दिया हुआ है वह बताता है कि केवल इन्हीं आधारों पर, ये जो 5 आधार हैं, इन्हीं आधारों पर जो है विभेद का प्रतिषेध होगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो उदाहरण के लिए देख लेते हैं, महिलाओं को मातृत्व अवकाश दिया जा सकता है, यह लिंग तक सीमित है, किंतु अवैध नहीं, क्योंकि पुरुष महिलाओं में जैविक अंतर से उत्पन्न परिणाम के कारण यह सुविधा है। ठीक है, तो यह उदाहरण के लिए दिया गया है। आगे देख लेते हैं। तो राज्य के साथ साथ प्राइवेट कंपनियों को आदेश दिया गया है कि दुकानों, सार्वजनिक स्थानों, होटल, मनोरंजन स्थल पर या पूर्णतः या अंशतः राज्य निधि से पोषित जनता के लिए कुओं, तालाबों, सार्वजनिक समागम आदि स्थानों पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। उद्देश्य क्या है इसका? तो उद्देश्य है अस्पृश्यता की समाप्ति। तो 15(2) का उद्देश्य याद रखिएगा, अस्पृश्यता की समाप्ति के लिए ऐसा किया गया है। आगे देख लेते हैं। तो 15(3) के बारे में देखते हैं। इस अनुच्छेद की कोई भी बात राज्य को महिलाओं और बच्चों हेतु विशेष प्रदान करने से नहीं रोकेगी। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार महिला को प्राप्त प्रसूति अवकाश केवल लिंग पर आधारित न होकर विशिष्ट शारीरिक शक्ति पर आधारित है। राज्य केवल महिलाओं द्वारा संचालित शिक्षण संस्थान की भी स्थापना कर सकता है। ठीक है, और यह जो है 15(1) और 15(2) का अपवाद है। नेक्स्ट देख लेते हैं 15(4) के बारे में। तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 के माध्यम से इसे जोड़ा गया था, यह याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा चुका है, आगे भी हम लोग देखेंगे इसको। और आधार क्या है? तो मद्रास राज्य बनाम चंपकम द्वैराजन मामले का जो निर्णय है वही इसका आधार है। राज्य के मेडिकल व इंजीनियरिंग कॉलेजों में विभिन्न जातियों या समुदायों हेतु कुछ निश्चित अनुपात में स्थानों को निर्धारित करना, सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जाति या जनजाति हेतु विशेष प्रावधान करना। ठीक है, इस 15(4) के तहत जो है ऐसा राज्य कर सकते हैं और यह जो है 15(1) और 15(2) का दूसरा अपवाद है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं 15(5) के बारे में। तो 93वां संविधान संशोधन 2005 के द्वारा अनुच्छेद 15 में 15(5) जोड़ा गया था। तो यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, पूछा भी जा चुका है। किसी भी शैक्षणिक संस्थान सरकारी या गैर सरकारी में नामांकन हेतु पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान कर सकती है राज्य सरकार। इसके अलावा अपवाद जो है इसका वह है अल्पसंख्यक शिक्षक संस्थान एवं निजी शिक्षा संस्थाएं।
ठीक है। तो इसमें जो है प्रावधान नहीं कर सकते हैं। अल्पसंख्यक शिक्षक संस्थान या फिर जो आपका निजी शिक्षा संस्थाएं हैं उसमें नहीं किया जा सकता है पिछड़े वर्ग के लिए विशेष प्रावधान, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो यह जो है सुप्रीम कोर्ट ने अशोक कुमार बनाम भारत संघ वाद 2008 में इसको वैध ठहराया था। किसको? 93वां संविधान संशोधन 2005 को वैध ठहराया था और अनुच्छेद जो है 15(5) को भी वैध ठहराया था, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो इसका अपवाद क्या है? तो महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जाति, जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के उत्थान हेतु जो है विशेष प्रावधान इसमें किए गए हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं आगे लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता के बारे में देख लेते हैं। अनुच्छेद 16 तो 16(1) के तहत जो प्रावधान दिया गया है वह देख लेते हैं। राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। 16(2) में कहा गया है कि कोई नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, वंश क्रम, जन्म स्थान, निवास या इनमें से किसी एक आधार पर राज्य के अधीन नियोजन या पद के संबंध में अपात्र नहीं होगा तथा उससे विभेद नहीं किया जाएगा, ठीक है। और यहाँ अनुच्छेद 15 के विभेद के प्रतिषेध के साथ साथ 2 अन्य यानी कि निवास स्थान और वंश क्रम को भी शामिल किया गया है। जैसा हम लोगों ने देखा था अनुच्छेद 15 में कि उसमें केवल धर्म था, मूल वंश था, जाति था, लिंग था, ठीक है, और जन्म स्थान था। लेकिन यहाँ पर जो है आपका निवास को भी इसमें शामिल किया गया है, निवास स्थान और वंश क्रम को भी इसमें शामिल किया गया है, ठीक है। और 16(1) और 16(2) के बारे में देख लेते हैं। तो ये दोनों जो है वह लोक नियोजन में अवसर की समानता की गारंटी देते हैं। विस्तार जो है केवल राज्य के अधीन नौकरियों तक ही होगा और संविदा और निजी क्षेत्र के संबंध में जो है यह लागू नहीं होगा, ठीक है। ये जो प्रावधान दिए गए हैं यह आपका संविदा या फिर निजी क्षेत्र के संबंध में लागू नहीं होगा। इसके अलावा आगे देख लेते हैं। तो अवसर की समता योग्यता का निर्मूलन नहीं कर सकती है, ठीक है। मतलब कि मानसिक शारीरिक योग्यता जो है वह आवश्यक होना चाहिए, तभी जाकर के आप ऐसा प्रावधान कर सकते हैं। मानसिक या फिर शारीरिक योग्यता नहीं है तो आप जबरदस्ती जो है आरक्षण या फिर जो विशेष प्रावधान है वह नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं 16(3) तो संसद विधि बनाकर लोक नियोजन के मामले में किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में निवास संबंधी शर्तें लागू कर सकती है और यह जो है 16(2) का अपवाद है। 16(4) में देख लेते हैं। तो राज्य को यह शक्ति दी गई है कि वह पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में जिसका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों या पदों के आरक्षण का उपबंध कर सकेगा। शर्त यही होना चाहिए कि वर्ग जो है वह पिछड़ा हुआ होना चाहिए या फिर राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हो, ठीक है। तो ये शर्त जो है वो याद रखिएगा, 16(4) के तहत यह दिया गया है। 16(5) में देख लेते हैं। तो इस अनुच्छेद की कोई बात किसी धार्मिक या सांप्रदायिक संस्था में किसी पदाधिकारी सदस्य की नियुक्ति में किसी विशिष्ट धर्म के व्यक्ति को वरीयता देने से नहीं रोकती है, ठीक है। तो यह याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं कुछ और उपबंध जो किए गए हैं अनुच्छेद 16 के तहत। तो अनुच्छेद 16(4) में अंतर्निहित शर्त है कि पिछड़ा वर्ग कौन है। यह जानने के लिए प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन जो है काका कालेलकर की अध्यक्षता में गठित किया गया। इनकी अनुशंसाओं को राष्ट्रपति ने खारिज कर दिया गया था, ठीक है। इसके बाद जो है जनता पार्टी सरकार के द्वारा 1979 में आपका द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन वीपी मंडल की अध्यक्षता में किया गया। इसे मंडल आयोग भी कहा जाता है। इस आयोग के कार्य सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग की पहचान करना था, ठीक है। और इन्होंने 1980 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, ठीक है। 1979 में गठन, 1980 में रिपोर्ट। और मंडल आयोग जो है वह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आरक्षण का प्रावधान इसी के तहत किया गया था पिछड़ा वर्ग वगैरह के लिए, तो यह बिल्कुल ही याद रखिएगा। और इसके तहत क्या क्या किया गया? तो जाति को पिछड़ापन का आधार माना गया और नौकरियों में 27% पिछड़े वर्गों के लिए मतलब ओबीसी के लिए सीटों को आरक्षित करने की बात कही गई थी। नौकरियों में 27% आरक्षण की व्यवस्था को 1990 में वीपी सिंह सरकार के द्वारा लागू कर दिया गया था, ठीक है। 1991 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार द्वारा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों ईबीसी मतलब कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड कास्ट जो है उनके लिए जो है आपका विशेष रूप से उच्च जातियों में आर्थिक रूप से कमजोरों के लिए 10% आरक्षण देने की कोशिश की गई थी, जिसे उच्चतम न्यायालय ने अमान्य घोषित कर दिया था। लेकिन इस बार जो है मोदी सरकार ने यही 10% आरक्षण जो है ईबीसी को दिया है, ठीक है। और यह आप कमेंट में बताइएगा कि कौन सा संविधान संशोधन इसके लिए किया गया था, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 1992 के मामले में मंडल केस के आरक्षण के मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय ने फैसला दिया था
कि आरक्षण की व्यवस्था समानता की विरोधी नहीं है। आरक्षण का आधार जाति को बनाया जा सकता है। क्रीमी लेयर अर्थात पिछड़े जाति के साधन संपन्न तबके को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा और आरक्षण की अधिकतम सीमा जो है वह 50% ही होगी। तो ये चारों पॉइंट जो है आरक्षण के बारे में कहीं भी कुछ भी लिखने को आता है तो आप लिख सकते हैं, निबंध हो, कोई भी आपका उत्तर लेखन हो, तो यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है मंडल आयोग के बारे में चर्चा करना अगर आरक्षण की आप चर्चा कर रहे हैं तो। ठीक है, तो यह बिल्कुल ही याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, और यह जो है आपका इंदिरा साहनी वाले मामले में ही यह कहा गया था कि पदोन्नति में जो है वह आरक्षण लागू नहीं होगी, बैकलॉग का कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा और आरक्षण की व्यवस्था का न्यायिक पुनर्विलोकन हो सकता है। ठीक है, तो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आरक्षण की व्यवस्था का न्यायिक पुनर्विलोकन, जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं पदोन्नति में आरक्षण के बारे में। तो 77वें संविधान संशोधन अधिनियम 1995 द्वारा 16(4) क जोड़ा गया, जिसमें यह व्यवस्था की गई कि अनुसूचित जाति यानी कि SC और अनुसूचित जनजाति यानी कि ST के लिए पदोन्नति में आरक्षण दिया जा सकता है। 50वां संविधान संशोधन 2001 के द्वारा SC और ST के लिए आरक्षण नियम के तहत प्रोन्नति के मामले में परिणामी ज्येष्ठता यानी कि कंसिक्वेंशियल सीनियरिटी की व्यवस्था लागू की गई। एम नागराजन बनाम भारत संघ 2006 मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि पदोन्नति में आरक्षण देने से पूर्व 3 शर्तों को पूरा किया जाना अनिवार्य है। तो पिछड़ेपन के प्रामाणिक आंकड़े होने चाहिए, अपर्याप्त प्रतिनिधित्व आधार होना चाहिए इसका, और प्रशासनिक दक्षता पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े ऐसा ख्याल रखा जाना चाहिए। आगे देख लेते हैं, तो अनुच्छेद 16 में जो है बहुत सारे महत्वपूर्ण शब्द दिए गए हैं जिनका वर्णन देख लेते हैं। तो परिणामी ज्येष्ठता यानी कि कंसिक्वेंशियल सीनियरिटी का जो नियम है उसके बारे में है कि पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था के कारण अगर कोई व्यक्ति या कर्मचारी सेवा में वरिष्ठता प्राप्त कर लेता है तो उसकी वरिष्ठता जो है वह अस्थायी हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्रीमी लेयर के बारे में। तो पिछड़े वर्गों के वे लोग जो अत्यधिक संपन्न है उन्हें न्यायालय ने क्रीमी लेयर कहा है। क्रीमी लेयर को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। क्रीमी लेयर से संबंधित मामलों के तहत उच्चतम न्यायालय के निर्णय नवंबर 1992 को देखते हुए सरकार ने न्यायाधीश रामनंदन प्रसाद की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। उसे क्रीमी लेयर के अंतर्गत आने वाले विभिन्न लोगों की पहचान करने का कार्य सौंपा गया। समिति ने जांच के बाद जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किया उसके अनुसार अगर लिखित व्यक्तियों के बच्चों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, मतलब राष्ट्रपति का बच्चा या फिर उपराष्ट्रपति का बच्चा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का बच्चा, संघ एवं राज्य लोक सेवा के अध्यक्ष एवं सदस्य, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, केंद्रीय तथा लोक सेवा श्रेणी तथा श्रेणी ए तथा श्रेणी बी के अधिकारी, सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रम और बैंकों में कर्नल के समकक्ष या फिर उससे उच्च पद धारण करने वाले व्यक्ति जो होंगे उनका जो है उनके बच्चों को जो है इसमें देखा जाएगा, क्रीमी लेयर में देखा जाएगा और उनको आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। सरकार ने मई 2013 में क्रीमी लेयर के मापदंड को 6 लाख कर दिया है। ठीक है, आगे देख लेते हैं बैकलॉग क्या होता है। तो रिक्त सीटों को भरे जाने की योग्यता बैकलॉग कहलाती है। यदि पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित पद नहीं भर पाते हैं तो इन पदों को इनके अगले वर्ष के आरक्षित पदों की संख्या में जोड़ दिया जाएगा। अगर अगले वर्ष तक भी ऐसा नहीं हो पाता है तो इन्हें सामान्य श्रेणी में बदल दिया जाएगा। ठीक है, तो इसको बैकलॉग कहा जाता है। आगे देख लेते हैं अनुच्छेद 17 के बारे में। तो अनुच्छेद 17 जो है वह अस्पृश्यता का अंत से संबंधित है, मतलब कि छुआछूत का अंत। अनुच्छेद 17 में घोषणा की गई है कि अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और इसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। अस्पृश्यता से उपजी निर्योग्यता को लागू करना जो है वह अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। ठीक है, मतलब कि छुआछूत के आधार पर जो है किसी को अयोग्य नहीं घोषित किया जा सकता है, निर्योग्य नहीं घोषित किया जा सकता है। अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 35 संसद को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह अस्पृश्यता के आचरण हेतु दंड की विधि का निर्माण करे, मतलब कि इसके लिए जो है आपका सजा के लिए कानून का निर्माण करे। तो यह इंपॉर्टेंट है, 17 और 35 याद रखिएगा। ठीक है, संसद को यह शक्ति देते हैं।
आगे देख लेते हैं। संसद द्वारा 1955 में अस्पृश्यता निरोधक अधिनियम का निर्माण किया गया और 1976 में इस संविधान में संशोधन कर इसका नाम सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 रखा गया। 1977 में इस अधिनियम के तहत नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1977 से संबंधित अधिसूचना जारी की गई थी और यह अधिनियम पूरे देश में लागू होता है और छुआछूत करने या इसे बढ़ावा देने वालों को सजा के दायरे में लाता है। 30 जनवरी 1990 को एससी या एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 अस्तित्व में आया। इसका उद्देश्य इसके खिलाफ किए जाने वाले अपराधों का निवारण करना है। इस अधिनियम के अंतर्गत एससी या एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम 1995 से संबंधित अधिसूचना जारी की गई। इसमें अन्य बातों के अतिरिक्त राहत एवं पुनर्वास संबंधी नियम भी शामिल हैं। यह यह जम्मू कश्मीर में भी लागू हो जाएगा। तो यह पुराना चूँकि है, पिछले साल का है, इसलिए इसमें जम्मू कश्मीर के बारे में को छोड़ कर दिया हुआ है, लेकिन याद रखिएगा कि जम्मू कश्मीर पर भी जो है यह अब लागू होगा। ठीक है। एट्रोसिटीज़ एक्ट के बारे में देख लेते हैं। तो प्रचलित भाषा में 1989 के एससी या एसटी उत्पीड़न निवारण अधिनियम को ही एट्रोसिटीज़ एक्ट कहा जाता है। ठीक है। एट्रोसिटीज़ एक्ट जो है वह इसी को कहा जाता है। आपका 1989 का जो एससी एसटी उत्पीड़न निवारण अधिनियम है, इसी को एट्रोसिटीज़ एक्ट कहा जाता है। अब हम लोग देख लेते हैं अनुच्छेद 18 के बारे में, जिसमें आपका उपाधियों के अंत के बारे में दिया गया है। तो 18(1) में कहा गया है कि राज्य, सेना या विद्या संबंधी सम्मान के अलावा कोई अन्य उपाधि प्रदान नहीं करेंगे। मतलब कि सेना के बारे में उपाधि दी जा सकती है, सेना से संबंधित या फिर विद्या संबंधी सम्मान जो है वो दिया जा सकता है। इसके अलावा कोई भी उपाधि प्रदान नहीं किया जाएगा राज्य के द्वारा। आगे देख लेते हैं। तो भारतीय नागरिक विदेशी राज्य से उपाधि नहीं ले सकता है। ठीक है। आगे देख लेते हैं। लेकिन यह जो है राष्ट्रपति की अनुमति से उपाधि ले सकता है। ठीक है। यह भी है। कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के किसी पद को धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से उपाधि धारण नहीं कर सकता है। शर्त यही है कि राष्ट्रपति को सहमति देना अनिवार्य है। राष्ट्रपति अगर सहमति देते हैं, आदेश देते हैं, अपना अनुमति देते हैं, तो जो है वह विदेशी राज्य से उपाधि ग्रहण कर सकता है, यदि भारत का नागरिक नहीं है तो। ठीक है। और भारतीय नागरिक जो है विदेशी राज्य से उपाधि नहीं ले सकता है। ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो 18(4) में कहा गया है कि भारतीय हो या विदेशी भारत में लाभ का पद धारण करता है तो विदेशी राज्य से उपहार, भेंट, उपलब्धि या पद राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। मतलब कि जो 18(2) में दिया हुआ था कि भारतीय नागरिक विदेशी राज्य से उपाधि नहीं ले सकता है, उसके लिए एक शर्त दी गई है 18(4) में कि अगर राष्ट्रपति की सहमति हो तो वह जो है आपका उपहार, भेंट, उपलब्धि इत्यादि जो है स्वीकार कर सकता है। ठीक है। तो राष्ट्रपति का सहमति जो है अनिवार्य माना जाता है। ठीक। आगे देख लेते हैं। तो 1954 में स्थापित पद्म विभूषण या पद्मश्री को उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार पुरस्कार माना गया है, न कि उपाधि। तो इनको उपाधि नहीं माना गया है। हालांकि पुरस्कार प्राप्त व्यक्ति को नाम के उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में इसका प्रयोग नहीं करना है, मतलब इसकी मनाही है। तो यह जो है याद रखिएगा। पहला तो यही याद रखिएगा कि पद्म पुरस्कार जो है वह 1954 में स्थापित किए गए थे। दूसरा यह याद रखिएगा कि उच्चतम न्यायालय के अनुसार जो है यह पुरस्कार है, उपाधि नहीं है। ठीक है। और तीसरा है कि उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में नाम के साथ जो है इनका प्रयोग नहीं किया जा सकता है। ठीक है। आगे देख लेते हैं स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 19 से 22 में दिया गया है। ठीक है। और अनुच्छेद 19 में जो है आपका क्या दिया गया है, तो अभिव्यक्ति एवं अन्य स्वतंत्रताएं दी गई है। इसके अंतर्गत 19(1) से 19(6) के तहत 6 खंड है, जिनमें 19(1) के उपखंडों के अंतर्गत 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं, मूलतः जो है वो 7 थी, लेकिन अब जो है 6 स्वतंत्रताएं बच गई हैं और ये घोषित की गई थी। 19(2) से 19(6) तक इन पर लगने वाले युक्त निर्बंधन बताए गए हैं। ये स्वतंत्रताएं निम्नलिखित हैं। तो स्वतंत्रता देख लेते हैं। 19(1) को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इंडियन एक्सप्रेस बनाम भारत संघ 1985 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने 19(1) क में वर्णित विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में ही प्रेस की स्वतंत्रता को भी निहित माना है। तो यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आगे भी इसके बारे में देखेंगे, तो याद रखिएगा। मतदाता का उम्मीदवार से संबंधित सूचना का अधिकार भी
जो है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 19(1) क में ही अंतर्निहित माना जाता है। तो मतलब कि मतदाता जो है, जो भी चुनाव के दौरान मत दे रहे हैं, उनको अधिकार है कि उम्मीदवार के बारे में उस पर कितने केस चल रहे हैं, उसकी योग्यता क्या है, उसके बारे में अन्य तथ्य जो है वह जानने का अधिकार है, सूचना का अधिकार है, उसके बारे में सूचना लेने का अधिकार है। और यह भी जो है 19(1) क के अंतर्गत जो है रखा गया है। ठीक है, तो यह भी इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं 19(1) ख। तो इसमें जो है शांतिपूर्ण एवं हथियार रहित, मतलब कि हथियार नहीं होना चाहिए, हथियार रहित सम्मेलन का अधिकार दिया गया है। 19(1) ग के तहत संगम या सहकारी समिति बनाने का अधिकार दिया गया है, जो कि 97 संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सहकारी समितियों को भी इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, मतलब पहले जो है केवल संगम का अधिकार था, लेकिन सहकारी समिति को जो है 97वां संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया। आगे देख लेते हैं 19(1) घ। तो इसमें जो है भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध संचरण का अधिकार दिया गया है। 19(1) अंग में भारत के किसी भी भाग में निवास करने या बसने का अधिकार दिया गया है। 19(1) छ के तहत जो है कोई भी वृत्ति, उपजीविका या फिर व्यवसाय या व्यापार करने का अधिकार दिया गया है। लेकिन आगे देख लेते हैं तो 19(1) च अर्थात संपत्ति का अधिकार इसमें था। 19(1) च के तहत संपत्ति का अधिकार को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मूल अधिकारों की सूची से हटाकर अनुच्छेद 300 क के तहत विधिक अधिकार बना दिया गया है। तो यह तो हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं, लेकिन याद रखिएगा उपर्युक्त स्वतंत्रताओं में 19(2) और 19(6) तक की गई युक्त निर्बंधनों की घोषणा भी की गई है, जो कि निम्नलिखित है। तो अनुच्छेद 2 में जो है किस प्रकार के युक्त प्रतिबंध किए गए हैं, तो उनके आधार क्या है, भारत की स्वतंत्रता एवं संप्रभुता एवं सुरक्षा। तो भारत की सुरक्षा एवं संप्रभुता के आधार पर जो है युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है। न्यायालय की अवमानना नहीं करनी है, मानहानि, लोक व्यवस्था, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, शिष्टाचार एवं सदाचार और अपराध उद्दीपन। ठीक है, तो इनके आधार पर जो है आपका जो स्वतंत्रताएं दी गई हैं उनमें युक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। अनुच्छेद 3 के बारे में देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 1 ख पर लगने वाले निर्बंधन के आधार इसमें दिए गए हैं, और वो कौन से हैं, तो भारत की संप्रभुता और अखंडता और लोक व्यवस्था। अनुच्छेद 4 में क्या दिया गया है देख लेते हैं। तो 19(1) ग में लगने वाले निर्बंधन के आधार कौन से होंगे, तो सदाचार, लोक व्यवस्था और भारत की संप्रभुता और अखंडता। अनुच्छेद 19(5) में देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 1 घ और 1 अंग पर लगने वाले निर्बंधन के आधार क्या है, तो साधारण जनता के हित में और किसी अनुसूचित जनजाति के हितों के संरक्षण के लिए। आगे देख लेते हैं अनुच्छेद 19(6) के बारे में। तो 19(1) छ पर लगने वाले निर्बंधन के आधार इसमें दिए गए हैं, और कौन कौन से हैं, तो साधारण जनता के हित में किसी वृत्ति या व्यापार के लिए तकनीकी अर्हताएं निर्धारित करना, या फिर नागरिकों को व्यापार या व्यवसाय से पूर्णतः या अंशतः इसलिए वर्जित करना कि राज्य किसी व्यवसाय पर एकाधिकार या नियंत्रण करने के पक्ष में हो, साथ ही कोई ऐसा कार्य जो अनैतिक हो, जैसे महिला एवं बच्चों को खतरनाक कार्यों में लगाना। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ जो है युक्त आपका निर्बंधन भी लगाए गए हैं, जो कि आपका 19(2) से 19(6) तक में दिए गए हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं अनुच्छेद 20 के बारे में, जो है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण से संबंधित। तो अनुच्छेद 20 का संबंध इससे है कि राज्य किसी व्यक्ति को मनमाने तरीके से दंडित न कर सके। ठीक है, इसके 3 भाग हैं। पहला है आपका 20(1) भूतलक्षी दांडिक विधियों से संरक्षण, मतलब कि किसी कानून को अतीत कालीन प्रभाव तिथि से लागू करना। मतलब कि अगर कोई कानून आज लागू हुआ है, आज के डेट में वर्तमान में लागू हुआ है, तो उसको जो है पुराना कोई अगर अपराध है तो उस पर यह कानून लागू नहीं होगा, इसका यही मतलब है। ठीक है, यह आपराधिक कृत्य से संबंधित है। इसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति किसी अपराध के लिए तब तक दोषी नहीं माना जाएगा जब तक उसने ऐसा कोई कार्य करते समय किसी प्रवृत्त विधि का अतिक्रमण नहीं किया है। मतलब कि कोई भी लागू कानून है उसका अतिक्रमण अगर नहीं किया है तो जो है उसे जो है दोषी नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 20(2) क्या कहता है। तो दोहरे दंड से संरक्षण 20(2) में दिया हुआ है। किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जा सकता है। यह निषेध केवल
न्यायिक दंड के संदर्भ में विभागीय या प्रशासनिक दंड दिया जा सकता है। ठीक है, किसी विभाग में के अंतर्गत जो है वो दंड दिया जा सकता है, प्रशासनिक दंड दिया जा सकता है, लेकिन न्यायिक दंड जो है वह एक ही जुर्म के लिए 2 बार नहीं दिया जा सकता। आगे देख लेते हैं 20(3) में क्या दिया हुआ है, तो अपने ही विरुद्ध गवाही देने से संरक्षण। इसके लिए 3 शर्तें हैं कि आपराधिक कृत्य के मामले में अभियुक्त बनाया गया हो, विचारण की प्रक्रिया में उसे अपने ही विरुद्ध बाध्य किया गया हो, उसने अपने ही विरुद्ध गवाही देने हेतु बाध्य किया गया हो। ठीक है, तो यह जो है आपका नहीं किया जा सकता है कि किसी को भी अपने ही विरुद्ध गवाही देने के लिए जो है आपका फोर्स किया जाए, ऐसा नहीं किया जा सकता है। ठीक है, जैसे मार पीट करके और उससे उगलवाया जाता है पुलिस के द्वारा, तो यह जो है करना गलत है। ठीक है, आगे देख लेते हैं अनुच्छेद 21, तो इसमें है आपका प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। तो अनुच्छेद 21 में कहा गया है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं किया जा सकता है। ठीक है, न्यायालय द्वारा AK गोपालन बनाम मद्रास राज्य 1950 के मामले में अनुच्छेद 21 में जीवन का अर्थ केवल जीवित रहने तक ही सीमित रखा गया, लेकिन 1978 के मेनका गांधी बनाम भारत संघ में अनुच्छेद 21 की व्यापकता को बढ़ाकर केवल जीवन का अर्थ जीवित रहने तक नहीं, मानवीय गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार को भी इसके अंतर्गत लाया गया। साथ ही गोपनीयता का अधिकार, भोजन का अधिकार, रोजी रोटी का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार आदि भी अनुच्छेद 21 में शामिल किए गए हैं। ठीक है, तो यह सब याद रखिएगा कि कौन कौन से अधिकार जो है इसमें शामिल किए गए हैं और किस वाद में शामिल किए गए हैं। तो यह सब जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे बहुत बार पूछा जा चुका है, आगे हम लोग देखेंगे इसके बारे में। ठीक है, आगे देख लेते हैं, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और यथोचित विधि प्रक्रिया में अंतर क्या है, यह हम लोग देख लेते हैं। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है यह ब्रिटिश संविधान की विशेषता है, जबकि यथोचित विधि प्रक्रिया जो है यह अमेरिकी संविधान की विशेषता है। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया में कहा गया है कि ब्रिटिश संविधान में संसद की सर्वोच्चता को स्वीकार किया गया है, संसद द्वारा पारित विधियों के औचित्य का निर्धारण करने की शक्ति वहाँ के न्यायपालिका को नहीं है, जबकि यथोचित विधि प्रक्रिया में कहा गया है कि इसके माध्यम से अमेरिका में न्यायपालिका की सर्वोच्चता तथा सम्यक व उचित विधि को स्थान प्राप्त है। यदि अमेरिकी विधानमंडल कोई ऐसी विधि का निर्माण करता है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार औचित्यपूर्ण नहीं है, तो अमेरिकी न्यायपालिका उस विधि को असंवैधानिक घोषित कर सकती है। ठीक है, तो यह दोनों में अंतर है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और यथोचित विधि प्रक्रिया में। ठीक है, आगे देख लेते हैं अनुच्छेद 21 के संदर्भ में उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के विभिन्न फैसलों के बारे में देख लेते हैं। तो P रथिनाथ बनाम भारत संघ 1994 मामले में आत्महत्या के अधिकार को मूल अधिकार स्वीकार कर लिया गया। ठीक है, तो यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। अगर इस आत्महत्या के बारे में, जैसा कि अभी सुशांत सिंह राजपूत की जो आत्महत्या है वह चर्चा में है, तो इसके बारे में अगर कुछ लिखने को बोला जाता है तो यह जो है आप लिख सकते हैं। ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य 1996 में इसमें आत्महत्या के अधिकार को मूल अधिकार स्वीकार्य नहीं किया गया, जीवन जीने पर जोर दिया गया। ठीक है, तो आत्महत्या के बारे में जब भी पूछा जा सकता है ये सारे पॉइंट आप लिख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा अरुणा रामचंद्र शानबाग बनाम भारत संघ 2011 के मामले में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु यानी कि पैसिव यूथेनेशिया को स्वीकार किया गया था। ठीक है, तो यह जो है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। ये सब यूथेनेशिया पर जो है बराबर जो है चर्चा की जाती रही है और इससे जो है आपका निबंध में भी पॉइंट डाल सकते हैं, आप मेंस में भी पॉइंट डाल सकते हैं। ये सारे पॉइंट तो याद जरूर रखिएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो इच्छा मृत्यु जो है या दया मृत्यु जो है वह 2 प्रकार के हैं, सक्रिय दया मृत्यु और निष्क्रिय दया मृत्यु। आईपीसी के धारा 306 के बारे में देख लेते हैं। किसी व्यक्ति के लिए ऐसे हालात पैदा करना जिससे वह आत्महत्या को मजबूर हो जाए, यह गैर जमानती धारा है। इसके अंतर्गत दोषी व्यक्ति को 10 साल तक की सजा व जुर्माना हो सकता है। सेशन कोर्ट के ऊपरी अदालत में ही सुनवाई का अधिकार है। तो यह जो है 306 का जो मामला है यह अभी बहुत चर्चा में है, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के जो पिता हैं उन्होंने रिया चक्रवर्ती पर मामला दर्ज किया है। 306 के तहत ही मामला दर्ज किया है, जिसमें कहा गया है कि ऐसे हालात पैदा किए गए सुशांत सिंह राजपूत के लिए
जिससे वह आत्महत्या को मजबूर हो जाए। ठीक है, तो यह जो है FIR दर्ज किया गया है 306 के मामला में। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है वर्तमान संदर्भ में, तो यह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा देख लेते हैं IPC की धारा 307 के बारे में। तो किसी व्यक्ति पर हत्या के इरादे से चोट पहुंचाने पर केस दर्ज किया जाता है। यह भी गैर जमानती अपराध है और 10 साल की सजा व जुर्माना के साथ इसमें भी ऊपरी अदालत में ही सुनवाई का अधिकार है। अब देख लेते हैं IPC की धारा 309। तो आत्महत्या का प्रयास करना जो है इसके तहत दंडनीय अपराध है। ठीक है, यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं अनुच्छेद 21 क के बारे में। तो शिक्षा का अधिकार के बारे में इसमें दिया गया था। राज्य 6 से 14 वर्षों के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा उस प्रक्रिया से देगा जो वह उचित समझे। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा इसे संविधान में जोड़ा गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 22 के बारे में देख लेते हैं। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। अनुच्छेद 22(1) और 22(2) में किसी व्यक्ति को सामान्य दंड विधि के अधीन गिरफ्तार करने पर उसे निम्न अधिकार बताए गए हैं। अपनी गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार, अपनी रुचि के वकील से मामला कोर्ट में प्रस्तुत कराने का अधिकार और 24 घंटों के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुति का अधिकार। इन 24 घंटों में अवकाश, यात्रा में लगा समय इत्यादि शामिल नहीं है। ठीक है, आगे देख लेते हैं निवारक निरोध के बारे में, मतलब कि प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में। तो अपराध करने से पूर्व ही संदेह के आधार पर व्यक्ति को रोकना या गिरफ्तार करना। इसका उद्देश्य कानून व्यवस्था को क्षति से बचाना या फिर अपराध को रोकना है। अब देख सकते हैं आप लोग, चुनाव जब आता है तब कुछ लोगों को जो है प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा जाता है। अभी अनुच्छेद 370 लागू होना मतलब समाप्त होना था कश्मीर में, तो उस समय भी आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे नेताओं को आपका मुफ्ती महबूबा मुफ्ती जो है, आपका उमर जो है, उस सब को क्या किया गया था, प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत अंदर किया गया था। ठीक है, आगे देख लेते हैं दंडात्मक निरोध, मतलब कि प्यूनिटिव डिटेंशन। तो किसी व्यक्ति द्वारा अपराध किए जाने व सिद्ध होने पर कारावास में रखा जाता है इसके तहत। ठीक है, जैसे अभी किसको रखा गया है, आपका आजम खान को रखा गया है। आगे देख लेते हैं शर्त क्या क्या है। तो यह अधिकार विदेशी शत्रु व निवारक नज़रबंदी में गिरफ्तार व्यक्तियों को प्राप्त नहीं है। ठीक है, कौन सा अधिकार, जो ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था कि अपने पसंद के वकील से जो है जिरह कराने का अधिकार, या फिर जो है मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंदर प्रस्तुत कराने का अधिकार, या फिर अपने गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार। यह जो अधिकार है वह विदेशी शत्रु व निवारक नज़रबंदी में गिरफ्तार व्यक्तियों को प्राप्त नहीं है। ठीक है, टाडा, मीसा, पोटा, मकोका आदि निवारक नज़रबंदी के तहत आते हैं। भारत में इसके माध्यम से गिरफ्तार व्यक्ति को 3 माह से अधिक रखने हेतु सलाहकारी बोर्ड की सिफारिश जरूरी है। ऐसे व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना भी अनिवार्य नहीं है। ठीक है, तो सलाहकारी बोर्ड जो है वह सिफारिश करती है तो 3 महीने से अधिक रख सकते हैं। अगर नहीं करती है तो 3 माह से अधिक नहीं रखा जा सकता है। सलाहकारी बोर्ड में कौन कौन होता है, तो उच्च न्यायालय के वर्तमान या भूतपूर्व न्यायाधीश होते हैं। उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बन सकने की अर्हता रखने वाले कोई व्यक्ति शामिल होंगे। ठीक है, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा निरोध की अधिकतम अवधि 3 महीने से घटाकर 2 महीने की गई है। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो यह याद रखिएगा। ठीक है, मतलब 3 महीने नहीं 2 महीने कर दी गई है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा आपका समानता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार देख लिया है हम लोगों ने। अब हम लोग आगे जो है वह शोषण के विरुद्ध अधिकार देखेंगे। ठीक है, और उसके बाद जो है हम लोग धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देखेंगे। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 32 देखेंगे और उसके बाद आपका 33, 34, 35 करके समाप्त कर देंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपका समाप्त हो जाएगा। ठीक है, यह है हमारा दूसरा भाग। और इसमें जो है कुछ परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो कि पहले परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, तो उनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। और कुछ जो है परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है, तो उनको भी जो है हम लोग देख लेते हैं। और यह जो है मैंने परीक्षा वाणी से उठाया है। ठीक है, अन्य आपको किताबों में ये चीज़ कम ही मिलेगा, ज़्यादातर नहीं मिलेगा। कुछ पॉइंट तो आपका दृष्टि वाला में, और इससे पहले जो मैंने ये सब पढ़ाया ये सब दृष्टि का नोट्स है, जो कि BPSC का नोट्स है। ठीक है, तो और इसमें जो है BPSC और UPSC के नोट्स हैं ये सब, तो ये भी जो है आप ले सकते हैं मुझसे अगर चाहें। तो मैं आपको बताया हूँ बार बार कि मेरे पास UPSC और BPSC दोनों का जो है दृष्टि का नोट्स है, तो आप ले सकते हैं मुझसे। आप व्हाट्सएप कर सकते हैं किस पर, 9525360283 पर आप कॉल कर सकते हैं। 9525360283 पर कॉल करके आप मुझसे ये सारे दृष्टि के नोट्स जो हैं वो ले सकते हैं। ठीक है,
लेकिन आपको कुछ शुल्क लगेगा इसके लिए, तो वो आप जब व्हाट्सएप करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। इसके अलावा एक और बात बता दूँ, यहीं पर बता देता हूँ, पीछे क्यों जाऊँ। तो आपका 1 अगस्त से जो है हमारा प्रोग्राम चालू हो रहा है बीपीएससी के लिए, ठीक है। और यह व्हाट्सएप पर प्रोग्राम चालू होगा, 9 माह इसकी कुल अवधि होगी, और यह इसका जो फ़ी मैंने रखा है वो मात्र 2500 रुपये रखा है। इसमें जो है आपको ये दृष्टि के नोट्स जो हैं ये सारे विषयों के मिलेंगे, हिंदी के भी मिलेंगे, सांख्यिकी के भी मिलेंगे बीपीएससी के लिए, ठीक है। और आपका टेस्ट सीरीज भी मिलेगा। इसके अलावा जो मैं करेंट अफेयर्स बनाता हूँ वो भी दिया जाएगा, और यह पूरा 9 महीने का कोर्स होगा, और टोटल कोर्स का मात्र फ़ी है 2500 रुपये, ठीक है। जबकि ये जो नोट्स मैं आपको दे रहा हूँ, ये दृष्टि वाले नोट्स जो है वही केवल 12,000 रुपये के आते हैं अगर आप ओरिजिनल लेने जाएंगे तो यदि आप नोट्स ले लेते हैं 2,500 रुपये में, तो आपका जो है कुछ पैसा और लगेगा, 1,500-2 हज़ार रुपये और लगेगा, और आपके पास हार्ड कॉपी जो है 4,500 से 5,000 के अंदर में हो जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा जो है आपको टेस्ट सीरीज जो मिल रहा है वो मुफ्त हो जाएगा, आपका जो करंट अफेयर्स मिल रहा है वो भी मुफ्त हो जाएगा। तो बहुत ही फ़ायदे का सौदा है, अगर आप करना चाहते हैं तो कर लीजिए। नोट्स बहुत अच्छे हैं, और वीडियो के माध्यम से मैं नोट्स को समझा भी रहा हूँ, तो यह भी जो है आपके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं आगे और देख लेते हैं कुछ परीक्षोपयोगी महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। तो अनुच्छेद 14 में व्यक्ति शब्द का जो प्रयोग किया गया है उसके बारे में दिया गया है कि यह जो है नागरिकों, अनागरिकों एवं विधिक व्यक्तियों जैसे कंपनी, निगम, व्यक्ति समूह आदि सभी पर लागू होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि विधि के समक्ष समता की अवधारणा ब्रिटिश विधि शास्त्री डायसी के विधि के शासन के समरूप है। यह हम लोग ऊपर भी पढ़ चुके हैं, याद रखिएगा डायसी के बारे में। विधियों के समान संरक्षण की अवधारणा जो है वह अमेरिकी संविधान के 14वें संशोधन द्वारा दिए गए अधिकार के समरूप है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 14 में नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत जो है अंतर्निहित है। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ मामले में 1980 का यह मामला है। इसमें अनुच्छेद 14 में निहित विधि के शासन को संविधान का आधारभूत ढांचा घोषित किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं। तो ईपी रोयप्पा बनाम तमिलनाडु राज्यवाद में न्यायालय ने कहा कि समता और स्वेच्छाचारिता एक दूसरे के कट्टर शत्रु हैं, और यह जो है आपका यूपीपीएससी 2007 में पूछा जा चुका है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, याद रखिएगा, ठीक है। क्या है? तो समता और स्वेच्छाचारिता एक दूसरे के कट्टर शत्रु हैं। यह किस बाद में कहा गया था? तो ईपी रोयप्पा बनाम तमिलनाडु राज्यवाद में न्यायालय ने ऐसा कहा था। आगे देख लेते हैं। तो चिरंजीत लाल बनाम भारत संघ मामले में यह धारित किया गया था कि एक व्यक्ति स्वयं एक वर्ग माना जा सकता है, और यह भी जो है यूपीपीएससी 2005 में पूछा गया है। डी पॉलराज बनाम भारत संघवाद में अनुच्छेद 15(3) के आधार पर महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005 को संवैधानिक घोषित किया गया है। यह भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कौन सा वाद है यह याद रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे वाद पहले पूछे जा चुके हैं यूपीपीएससी में, मेंस में भी पूछे जा चुके हैं, प्री में भी पूछे जा चुके हैं, और लोअर में भी पूछे जा चुके हैं। इसलिए मैंने कुछ इंपॉर्टेंट जो मुझे लगा उसको मैंने इसमें शामिल कर लिया है। शिक्षण संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान जो है वह अनुच्छेद 15(4) के तहत किया जाता है। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 15(4) को प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा संविधान में अंतःस्थापित किया गया था। यह संशोधन मद्रास राज्य बनाम चंपाकम द्वैराजन मामले में न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के प्रभाव को समाप्त करने के लिए किया गया था। इसके द्वारा राज्य को निम्न के संबंध में विशेष उपबंध करने की शक्ति दी गई है। तो कौन कौन है? सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के लिए, अनुसूचित जाति के लिए और अनुसूचित जनजातियों के लिए जो है राज्य विशेष उपबंध कर सकते हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं। अनुच्छेद 15(5) के माध्यम से निजी शिक्षण संस्थानों में छात्रों के प्रवेश के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो अनुच्छेद 15(5) के तहत ऐसा किया गया है। अशोक ठाकुर बनाम भारत संघ मामले में केंद्रीय शिक्षण संस्थान में प्रवेश में आरक्षण अधिनियम 2005 तथा 93वां संविधान संशोधन अधिनियम को संवैधानिक घोषित किया गया था। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। वैसे हम लोग ऊपर भी पढ़ चुके हैं इसके बारे में। आगे देख लेते हैं। अनुच्छेद 16(1) केवल प्रारंभिक नियुक्ति के मामले में ही नहीं बल्कि पदोन्नति, पदच्युति, वेतन, अवकाश, ग्रेच्युटी, पेंशन आदि में भी लागू होता है। यह पूछा जा चुका है आपका यूपीपीएससी 1994 में, तो यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रोन्नति में आरक्षण का उपबंध किया गया है अनुच्छेद 16(4) क के द्वारा, ठीक है। और यह भी जो है पूछा जा चुका है यूपीपीएससी 1995 में, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो SC/ST को प्रोन्नति में आरक्षण जो है वह 77वें संविधान संशोधन 1995 के द्वारा दिया गया था। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ
मामले में 1993 में SC के निर्णय के प्रभाव को समाप्त करने हेतु संविधान में अनुच्छेद 16(4) जोड़ा गया था। तो यह भी याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं अग्रनयन यानी कि कैरी फॉरवर्ड का सिद्धांत जो है वह अनुच्छेद 16(4) ख के तहत दिया गया है। 81वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इसे जोड़ा गया था। और कैरी फॉरवर्ड जो है वो हम लोग पढ़ चुके हैं कि यदि एक बार में ओबीसी के तहत यदि ओबीसी SC ST को जो आरक्षण दिया गया है, अगर एक बार में मतलब मान लिया इस साल जो आरक्षण दिया गया है उतना पद यदि आरक्षण के तहत नहीं भर पाता है तो वो पद जो है वो अगले साल जो है आपके कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। अगर अगले साल भी नहीं भरा जाता है तब जा कर के वह जो है आपका जनरल में अप्लाई हो जाएगा, जनरल के लिए भी अप्लाई हो जाएगा, लेकिन एक साल तक उसको जो है कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा। यही है आपका कैरी फॉरवर्ड का सिद्धांत। आगे देख लेते हैं तो देवासम बनाम भारत संघवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अग्रनयन के सिद्धांत यानी कि कैरी फॉरवर्ड के संविधान को असंवैधानिक घोषित किया था। और यह जो है UPPSC प्री में पूछा जा चुका है 2009 में। ठीक है, तो यह याद रखिएगा। यह जो है आपका कैरी फॉरवर्ड का सिद्धांत असंवैधानिक घोषित किया जा चुका है। ठीक है, देवासम बनाम भारत संघवाद में। ठीक है, आगे देख लेते हैं अनुच्छेद 340 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया जाता है। यह भी याद रखिएगा, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मंडल आयोग के मामले में यह अभी निर्धारित किया गया था कि पिछड़े वर्ग का निर्धारण जाति के आधार पर किया जा सकता है। तो किस आयोग में यह किया गया यह भी याद रखिएगा। मंडल आयोग का मामला मतलब कि इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ अनुच्छेद 16(4) पर एक प्रमुख वाद है, तो यह भी याद रखिएगा। अनुच्छेद 35 संसद को अस्पृश्यता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति देता है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 35 किसके तहत आ जाएगा आप बताइएगा जरा मुझे। ठीक है, आगे देख लेते हैं अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 को अब सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के नाम से जाना जाता है। और इसका संशोधन कब किया गया था 1976 में किया गया था। भारत में अस्पृश्यता निवारण के उपाय क्या क्या हैं तो कानून बनाकर किया जा सकता है, शिक्षा के द्वारा किया जा सकता है और जन जागरण के द्वारा किया जा सकता है। यह पूछा जा चुका है UPPSC प्री 1992 में। अनुच्छेद 17 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार केवल राज्य के विरुद्ध ही नहीं वरन निजी व्यक्तियों के विरुद्ध भी उपलब्ध है, मतलब कि अस्पृश्यता का अधिकार। ठीक है, यह भी याद रखिएगा कि निजी व्यक्तियों के विरुद्ध भी यह उपलब्ध है। ठीक है, आगे देख लेते हैं कोई विदेशी नागरिक जिसने भारत में कोई विश्वास या लाभ का पद धारण किया हो राष्ट्रपति की अनुमति से ही किसी विदेशी राज्य से उपाधि ग्रहण कर सकता है। ठीक है, तो यह तो पढ़ चुके हैं हम लोग ऊपर। बालाजी राघवन बनाम भारत संघवाद 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया कि भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मश्री और आपका पद्म भूषण जो अलंकरण है वह उपाधि नहीं है बल्कि पुरस्कार है। ठीक है, तो यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वैसे हम लोग ऊपर भी पढ़ चुके हैं, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं 19(1) के क के तहत जो है प्रेस की स्वतंत्रता कब दी गई तो साकल पेपर्स लिमिटेड वर्सेज भारत संघ मामले में 1962 में जो है प्रेस की स्वतंत्रता दी गई। इसके अलावा राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार जो है वह भारत संघ वर्सेज नवीन जिंदल मामला 2004 के तहत दिया गया। इसके अलावा चुप रहने का अधिकार, मतलब कि राष्ट्रगान अगर चल रहा हो तो वहाँ पे चुप रहने का अधिकार, राष्ट्रगान न गा करके चुप रह जाने का अधिकार जो है वह इमैनुअल बनाम केरल राज्यवाद 1986 में इसके बारे में निर्णय दिया गया। इसके अलावा विदेश जाने का अधिकार जो है वह मेनका गांधी वर्सेज भारत संघ मामले में दिया गया 1978 में। ठीक है, और यह जो है यूपी लोअर 2002 में पूछा जा चुका है और MPPSC 2010 में भी यह पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। आगे देख लेते हैं हड़ताल एवं बंद का अधिकार। तो अनुच्छेद 19(1) क के तहत जो है यह अधिकार दिया गया है, लेकिन यह जो है मूल अधिकार नहीं है, तो यह याद रखिएगा। हड़ताल एवं बंद करने का अधिकार जो है वह 19(1) क के तहत मूल अधिकार नहीं है। ठीक है, तो आप जो है ज़बरदस्ती हड़ताल या फिर बंद का अधिकार नहीं ले सकते हैं। किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा ही वंचित किया जाएगा। जहां विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से तात्पर्य है ऐसी विधि जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप हो। यह जो है मेनका गांधी वर्सेज भारत संघवाद में कहा गया है और यह जो है UPPSC 1994 में पूछा जा चुका है। इसके अलावा जीवन के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है, यह कहा गया है ज्ञान कौर वर्सेज पंजाब राज्यवाद में और यह पूछा जा चुका है UPPSC 1996-97 में। आगे देख लेते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जन या फिर सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषिद्ध
किया गया है किस वाद में, तो मुरली एस देवरा बनाम भारत संघवाद में किया गया है और यह जो है उत्तराखंड PCS 2005 में पूछा जा चुका है। आगे देख लेते हैं, तो SC ने सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा के अधिकार को जीवन के अधिकार में शामिल किया है किस वाद में, तो मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य वाद में, ठीक है। और यह जो है UPPSC 2001 में पूछा जा चुका है, ठीक है। 66वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शिक्षा के अधिकार को अनुच्छेद 21 के तहत मूल अधिकार बनाया गया था। आगे देख लेते हैं, तीव्र गति से विचरण एक मूल अधिकार है जो संविधान के अनुच्छेद 21 में अंतर्निहित है और यह हुस्न आरा खातून वर्सेस बिहार राज्य मामले में यह निर्णय दिया गया था। UPPSC 2008 में यह पूछा जा चुका है। इसके अलावा देख लेते हैं, तो लैंगिक उत्पीड़न मानवाधिकार अतिक्रमण है, यह कहा गया था विशाखा वर्सेज राजस्थान राज्य मामले में। UPPSC 2006 में यह पूछा जा चुका है और यह क्या है, तो लैंगिक उत्पीड़न जो है वह मानवाधिकार का अतिक्रमण करना है। आगे देख लेते हैं, तो अनुच्छेद 21 जो है वह विधायिका तथा कार्यपालिका दोनों के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है तथा इसका संरक्षण नागरिक एवं विदेशी सभी व्यक्तियों को प्राप्त है, ठीक है। तो यह जो है UPPSC में पूछा जा चुका, UPSC में मतलब कि संघ लोक सेवा आयोग में पूछा जा चुका है। आगे देख लेते हैं, तो एकांतता का अधिकार राजगोपाल वर्सेस तमिलनाडु राज्यवाद में यह जो है मतलब कि निर्णय दिया गया था एकांतता के अधिकार के बारे में, ठीक है। एकांतता का अधिकार हो गया कि आपका फ़ोन टेप नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो यह जो है 1994 में यह मामला आया था, राजगोपाल वर्सेस तमिलनाडु राज्य। इसके अलावा देख लेते हैं, तो चिकित्सीय सहायता प्राप्त करने का अधिकार, पाने का अधिकार, परमानंद कटारा वर्सेस भारत संघवाद 1989 में जो है यह अधिकार दिया गया था। यह इसको सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। सरकारी तथा निजी अस्पतालों में कार्यरत चिकित्सकों पर अनुच्छेद 21 के तहत यह कर्तव्य आरोपित किया गया है कि वह घायल व्यक्ति को अतिशीघ्र सहायता प्रदान करे तथा विधि प्रक्रिया या फिर पुलिस कार्यवाही की प्रतीक्षा न करे, ठीक है, और घायल व्यक्ति के प्राण की रक्षा करे। तो कोई भी अगर एक्सीडेंट में घायल व्यक्ति जाता है अस्पताल में तो उसको तुरंत जो है पुलिस का आपका कार्यवाही का प्रतीक्षा किए बिना जो है तुरंत उसके प्राणों की रक्षा करनी है। यह जो है आपका 1989 के बाद में कहा गया है और यह आपका पूछा जा चुका है UPSC 2005 में। आगे देख लेते हैं, तो आश्रय का अधिकार यह पूछा जा चुका है UPPSC 2005 में। आगे देख लेते हैं, तो फ़ोन टेप करना जो है अनुच्छेद 21 के तहत दैहिक स्वतंत्रता में शामिल एकांतता के अधिकार का अतिक्रमण है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, तो निवारक निरोध के अधीन निरुद्ध व्यक्ति को प्राप्त कौन कौन से अधिकार हैं, तो गिरफ्तारी का आधार जानने का अधिकार, अभ्यावेदन के अवसर का अधिकार मतलब कि अपने पसंद के वकील के हिसाब से अपने पसंद के वकील से जो है जिरह कराने का अधिकार, या फिर 3 माह से अधिक निरुद्ध न किए जाने का भी अधिकार इसको प्राप्त है और यह जो है UPPSC 1994 में पूछा जा चुका है। आगे देख लेते हैं, तो निवारक निरोध विषय जो है वह समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं, अनुच्छेद 23 के तहत बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन अधिनियम 1976 पारित किया गया था। किसके तहत? अनुच्छेद 23 के तहत। और कब पारित किया गया था? 1976 में बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन अधिनियम। और यह पूछा जा चुका है आपका RAS यानी कि राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज 1999 में यह पूछा जा चुका है। आगे देख लेते हैं, तो प्रदूषण मुक्त जल और वायु के उपयोग का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत प्राण का अधिकार है और यह कौन सा वाद था? तो सुभाष कुमार वर्सेस बिहार राज्य वाद में ऐसा कहा गया था। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत राज्य से निःशुल्क खाद्य सामग्री प्राप्त करना जो है एक मौलिक अधिकार है और यह PUCN वर्सेस भारत संघवाद 2000 में यह कहा गया था। आगे देख लेते हैं, तो कोई महिला बच्चा जन्म दे या नहीं दे, यह अनुच्छेद 21 के तहत उस महिला का मौलिक अधिकार है। अर्थात महिला जो है मैथुन या संभोग अर्थात सेक्स से इनकार कर सकती है या गर्भ निरोध का कोई भी साधन अपना सकती है। यह जो है आपका सुचिता श्रीवास्तव वर्सेस चंडीगढ़ प्रशासन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, ठीक है, जो कि 2010 का वाद है। ठीक, तो इस प्रकार से हम लोगों ने आपका समानता और स्वतंत्रता का अधिकार देखा, अनुच्छेद 13 भी देखा। ठीक है, अब हमारा जो है अनुच्छेद 1 से लेकर के और अनुच्छेद आपका 21 तक जो है वो ख़त्म हो चुका है, 22 तक ख़त्म हो चुका है। अब हम लोग जो है अनुच्छेद 23 और 24 पढ़ेंगे जो कि आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार है और उसके बाद 25 से 28 पढ़ेंगे जो कि आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो अब जाते जाते लास्ट में यही कहूँगा कि वीडियो को जो है लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है,
और अपने दोस्तों के साथ जो है इसको शेयर भी कीजिए, ठीक है। क्योंकि जितना ज़्यादा अधिक लोग जुड़ते हैं, जितना ज़्यादा अधिक लोग कमेंट करते हैं, उतना ज़्यादा प्रोत्साहन बढ़ता है और हमको अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने की शक्ति मिलती है, ठीक है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि मैंने किताब का भी इस्तेमाल किया है और खुद से नोट्स लिख करके भी जो है आपको दिया हूँ, ताकि मैं ये नहीं चाहता कि भैया आपका कोई भी पॉइंट छूटे। और ये सब जितने भी पॉइंट हैं, इतने सारे पॉइंट बोर्ड पर लिखना संभव नहीं था, इसीलिए मैंने ऐसा किया है, ठीक है। तो और लक्ष्मीकांत से मैंने इसमें जो है पॉइंट देखा था, लक्ष्मीकांत मैंने पढ़ा है, लेकिन उसमें से इसके अलावा कोई खास पॉइंट दिया हुआ नहीं है। वैसे भी लक्ष्मीकांत जो है वो पीसीएस और यूपीएससी के जितने भी स्टूडेंट हैं वो ज़रूर पढ़ते हैं, तो लक्ष्मीकांत सबके पास मौजूद होता है, इसलिए उसको मैंने इसमें नहीं लिया है। दृष्टि आईएएस में बहुत अच्छे से दिया हुआ था इसके बारे में, तो इसको उठा लिया। और आपका जो है परीक्षा वाणी में पॉइंट्स दिए हुए थे इंपॉर्टेंट, तो उसको मैंने उठा लिया, ठीक है। तो आपका टोटल जितना भी आपका स्रोत है, इम्पॉर्टेंट स्रोत है जो जिससे कि आप पढ़ सकते हैं, वो सारा मैं इस्तेमाल करूंगा। जिस दिन मैंने आपको कार्यक्रम के बारे में समझाया था, उस दिन मैंने बताया था कि बोर्ड पर आना होगा तो बोर्ड पर समझाऊंगा, किताब खोल करके पढ़ाना होगा तो किताब खोल करके पढ़ाऊंगा, जिस तरह से अपना नोट्स बनाना होगा तो अपना नोट्स बना करके पढ़ाऊंगा, लेकिन एक भी पॉइंट छूटने नहीं दूंगा, ठीक है। तो यही वादा मैं पूरा कर रहा हूँ। आप लोग भी अपना वादा पूरा कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को जोड़िए ताकि उनको भी लाभ हो सके, ठीक है। तो अब इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।